सुर्खियों में। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम सुर्खियों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपा सिंह। आज के इस अंक में हम बात करेंगे मिशन इंद्रधनुष 4.0 के बारे में। इस बार की टैगलाइन है, हम पहुंचे उन तक जो ना पहुंचे हम तक। मिशन इंद्रधनुष 4.0 के अंतर्गत लगभग 33 राज्य और 416 केंद्र शासित प्रदेशों के जिलों को चिन्हित कर 3 दौर में इस योजना को जमीनी स्तर पर लागू किया जा रहा है। इस अभियान में लगभग 3 करोड़ महिलाएं और 2.5 करोड़ बच्चों को युद्ध स्तर पर टीकाकरण कर उनकी स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों को दूर करने का कार्य किया जा रहा है। पूरे देश में सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 के 3 चरण होंगे। टीकाकरण अभियान 7 मार्च, 4 अप्रैल और 7 मई को होगा। अखिल भारतीय सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 के तहत गर्भवती महिलाओं और बच्चों का सामूहिक टीकाकरण किया जाएगा। इस अभियान में डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनेस, तपेदिक, खसरा, हेपेटाइटिस बी, रुबेला और निमोनिया को नियंत्रित किया जाना है। अब सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 में छूट गए बच्चों और गर्भवती महिलाओं को टीका लगाकर उनके जीवन को सुरक्षित करने का मौका दिया गया है। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं यूनिसेफ के हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर रविंद्र बागल। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर कार्यक्रम में। थैंक यू दीपा जी, मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए शुक्रिया। तो चलिए श्रोताओं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर बागल, पहला सवाल मेरा आपसे है कि मिशन इंद्रधनुष 4.0 को मैं विस्तार से समझना चाहूंगी, साथ ही इसका उद्देश्य क्या है, इसके बारे में हमारे श्रोताओं को विस्तार से बताइए। सदर्न मिशन इंद्रधनुष 4.0 जो है ये नेशनल लेवल का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है और ये एक स्पेशल कैचअप कैंपेन है जिसके द्वारा जो भी अनवैक्सीनेटेड बच्चे हैं, यानी जिनको हमें टीकाकरित नहीं कर पाए हैं किसी भी कारण से, या फिर जो टीकाकरण हमने स्टार्ट किया है लेकिन किसी कारण से वो ड्रॉप आउट हो गए हैं, ऐसे 2 साल से कम उम्र वाले बच्चे जो हैं उनको हम कवर करना चाहते हैं। सिमिलरली जो गर्भवती माताएं हैं जिनका किसी कारण से टीकाकरण रह गया है, उनको हम इस सदन मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम के अंतर्गत टीकाकृत करने का धैर्य रख रहे हैं। जरूर। तो मिशन इंद्रधनुष 4.0 का उद्देश्य क्या है, उसके बारे में डॉक्टर बागल ने हमारे श्रोताओं को बताया है। आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में। अगला सवाल डॉक्टर साहब मेरा ये है कि इस बार की टैग लाइन काफी कुछ अपने आप में कहती है, हम पहुंचे उन तक जो ना पहुंचे हम तक। इसका क्या मतलब है, हमारे श्रोताओं को बताइए। बेसिकली ये हुआ है कि कोविड, जैसे आपको पता है पिछले 1 साल में कोविड के चलते हुए काफ़ी प्रोग्राम्स जो है वो उनके ऊपर असर हुआ है जी। और कुछ कारणों की वजह से हो सकता है कि माइग्रेशन की वजह से या फिर कोविड के इन्फेक्शन का डर लगने की वजह से जो होते हैं, जो आपके माताएं और बच्चे जो होते हैं वो किसी कारण से टीकाकरण केंद्र पे आने से रुक गए हैं जी। तो इन बच्चों को कवर करने के लिए हम बेसिकली स्पेशल कैंपेन जो है वो रन करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें जो भी बच्चे छूटे हैं किसी भी कारण से या गर्भवती माताएं जो छूटी हैं उनको कवर करने का ध्येय किया जा रहा है। और इसमें हम लोग कैंपेन जो है वो सिर्फ टीकाकरण केंद्र पे सीमित नहीं रखेंगे, बल्कि मोबाइल टीम्स के द्वारा हम उनके घरों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। जी जी, बिल्कुल। तो वाकई ये एक बहुत ही अच्छी और सराहनीय पहल है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं और जो छोटे शिशु हैं, अगर हॉस्पिटल तक जाने में कतरा रहे हैं कोविड की वजह से, तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। मोबाइल टीम्स आपके घर तक पहुंचेंगी टीकाकरण करने के लिए। सर, देखा जाए तो बीते 2 दशकों में मध्य प्रदेश ने स्वास्थ्य सूचकांकों, खास करके शिशु स्वास्थ्य से संबंधित सूचकांकों में प्रभावी सुधार हुआ है। एक समय हजारों बच्चों की जान लेने वाली बीमारियों पोलियो और स्मॉल पॉक्स का उन्मूलन किया जा चुका है। इस पर क्या कहना है आपका? जी, इसका पूरा श्रेय जो है ये फ्रंटलाइन वर्कर्स को जाता है, जिन्होंने जो नियमित टीकाकरण कार्यक्रम है उसको प्रभावी रूप से और सुचारू रूप से लगवाया है और जितने भी बच्चे जिनको टीकाकृत करना चाहिए था उन तक पहुंच चुके हैं। और इसका इनडायरेक्ट इफेक्ट जो हुआ है इन सूचकांकों के नतीजे से हमें दिखाई देता है, जहाँ पे बाल मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर जो है वो कम हुई है। जी जी। सर, देखा जाए तो जो बच्चे और गर्भवती महिलाएं हैं उनके जीवन को सुरक्षित करने और बचाने का सबसे सुरक्षित कहते हैं और सबसे किफ़ायती तरीका क्या टीकाकरण ही है? इससे वो बेहतर सुरक्षित रहेंगे? जी बराबर, बिल्कुल सच कहा आपने कि टीकाकरण जो है सबसे सेफ और सबसे इफ़ेक्टिव इंटरवेंशन है जो बच्चों को और माताओं को किसी भी बीमारी से बचाता है।
अगर इसको मैं एलॉबरेट करना चाहूँगा इसको थोड़ी सी इस बात को कि टीकाकरण जो कार्यक्रम है इसके थ्रू हम लोग 11 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ के लिए बच्चों को टीकाकृत करके उनको इस डिजीज़ से बचा सकते हैं। देखा जाए तो बच्चों के जन्म के बाद में फर्स्ट 2 इयर्स के दौरान जो काल होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, जिसमें मैक्सिमम बौद्धिक और शारीरिक विकास जो होता है बच्चे का इस ड्यूरेशन में होता है। अगर बच्चा इस ड्यूरेशन में कहीं किसी कारण से बीमार पड़ जाए तो हो सकता है कि उसकी जो डेवलपमेंट होनी चाहिए थी, जो ग्रोथ होनी चाहिए थी, वो उस प्रकार नहीं हो सकती। इसका इनडायरेक्ट इफेक्ट जो होता है आगे चल के जब वो स्कूल में जाता है तब इसके ऊपर पड़ सकता है। और इसी के कारण से ये कहा जाता है कि अगर टीकाकृत है बच्चा तो उसको बीमारियां से वो बच जाएगा, परिवार के पैसे भी बचेंगे क्योंकि बीमारी के जो लेते हुए उनको हॉस्पिटल में बच्चों को लेके जाना पड़ता है, और ये किफ़ायती तरीका जो है दोनों बच्चों के लिए भी हो जाएगा और परिवार के लिए भी होता है। बिल्कुल सही कहा आपने कि आर्थिक रूप से भी अगर देखा जाए तो ये काफ़ी किफ़ायती तरीका है कि अगर आपने टीकाकरण करा लिया है तो आप बार बार हॉस्पिटल में जो बार बार खर्च हो रहा है उससे आप बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक और सवाल है मेरा कि देखा जाए तो अभी कोविड के दौरान में इस तरह के मिशन इंद्रधनुष या दूसरे अभियान चलाना कितना मुश्किल होता है? मुश्किल इस हिसाब से तो नहीं है कि क्योंकि अभी फ़िलहाल जो है कोविड-19 इन्फेक्शन जो होता है वो चल रहा है, पैंडेमिक चल रहा है, और उसमें थोड़े और इंटरवेंशंस लेने होते हैं, थोड़े साधन करने होते हैं, जैसे कि कोविड अप्रोप्रिएट या कोविड अनुकूल व्यवहार जो होता है वो फॉलो करना होता है, कुछ प्रैक्टिसेस इंप्रूव करनी होती है, और इसके बारे में सभी जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं अपने ट्रेंड है। ऑलरेडी कोविड-19 वैक्सीनेशन का बहुत बड़ा कैंपेन इंडिया में चल रहा है और प्रभावी पूर्व से ये जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं सबको इम्यूनाइज कर रहे हैं। तो कोविड-19 के चलते हुए भी सदन मिशन इंद्रधनुष को लगाया जा सकता है, और ये क्योंकि एक पर्टिकुलर एरिया में रिस्ट्रिक्टेड है जहाँ पे टीकाकरण का कवरेज जो है वो कम है, तो उसके लिए हम कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट्स इस एरिया में भी कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, प्रदेश के जो जिले ऐसे हैं जहाँ पर टीकाकरण प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से, उचित तरीके से नहीं हो पाया है, उनके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? क्या वहाँ कुछ खास इंतजाम किए जा रहे हैं और किस तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं? तो ये जो आइडेंटिफाइड एरियाज़ हैं, जो 10 ज़िले हैं जिनको आइडेंटिफाई किया गया है, आप चाहेंगे कि मैं उनका नाम बता दूं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर। तो एक है आपका जबलपुर, दतिया, मुरैना, छिंदवाड़ा, मंडला, सागर, सिवनी, दमोह और सतना। तो ये जो 10 ज़िले हैं, इन 10 ज़िलों में स्पेसिफिक सदन मिशन इंद्रधनुष कैंपेन के 3 राउंड्स होंगे। जैसे कि आपने इनिशियली भी बताया था कि ये जो राउंड्स होंगे 7 दिनों तक चलेंगे, और ये स्टार्ट होंगे 7 मार्च से, दूसरे महीने में ये वापस से स्टार्ट होंगे 4 अप्रैल से, और बाद में 7 मई से, और ये कंटिन्यूसली 7 दिनों तक चलेंगे। इसका मतलब है कि रविवार हो या लोकल हॉलीडे हो तो भी ये कार्यक्रम चलेगा, और इसके थ्रू हम जितने भी अनवैक्सीनेटेड बच्चे हैं और प्रेग्नेंट वुमेन हैं उनको हम कवरेज करने की ट्राई करेंगे ताकि इनको बराबर से जो ड्यू वैक्सीन हैं उनको लग पाएँ। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने जैसा बताया जो 10 ज़िलों के आपने नाम लिए हैं, वहाँ पर लोगों को भी अवेयरनेस के लिए, उन्हें जागरूक करने के लिए किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं? बताया जा रहा है कि सरकार द्वारा वहाँ पर काफ़ी प्रतियोगिताएं कराई जा रही हैं, नारा लेखन प्रतियोगिता, पेंटिंग, निबंध, इस तरह की प्रतियोगिताएं कराई जा रही हैं जिससे कि जो लोग हैं वो अवेयर हों, जागरूक हों। और वहाँ पर जैसे कि कुछ नारे हैं, मैंने ठाना है अपने क्षेत्र के जिन बच्चों का टीका छूट गया है उनका टीकाकरण करवाना है, इस तरह के जागरूकता नारे गूंजने वाले हैं। जी, ये स्पेसिफिक एक कैचअप कैंपेन होने के कारण से इसमें थोड़ी अकाउंटेबिलिटी कम्युनिटी की भी आती है, और हम जो है बेसिकली अपने फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी उतने उत्तरदायी हैं ताकि वो बराबर से उनका ग्रोथ और विकास हो सके। और क्योंकि ये सेलिब्रेशन मोड पे ये कैंपेन होना है और लोगों को मोबिलाइज करना है, उनको ये बताना है कि टीका जो है बहुत ही सेफ इफेक्टिव है और हम रेडी हैं कि हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स के अनुसार टीकाकरण कर सकते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी सोशल मोबिलाइजेशन एक्टिविटीज़ प्लान करिए, जैसे आपने कहा कि नारे लेखन है, पेंटिंग है, उस तरीके से, ताकि लोग इसमें मोटिवेट हो, मोबिलाइज हो और टीकाकरण करने के लिए आगे आए। बिल्कुल सर। मिशन इंद्रधनुष ने बताया जा रहा है कि अपने 10 चरण पूरे कर लिए हैं अभी तक। क्या इस मिशन की सफलता का जो पैमाना है, इसके आंकड़े हैं, आप इससे कितने सहमत हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली जो IMI की गाइडलाइन रिलीज़ की हैं, अगर आप उनको देखेंगे तो उसमें ये मेंशन है कि जब से मिशन इंद्रधनुष चालू हुआ है, यानी 2014 से लेके अब तक जितने भी मिशन इंद्रधनुष के राउंड हुए हैं, उसके बाद में 2 सर्वेस हो चुके हैं। एक तो आपका NFHS 4 हुआ था जो 2015-16 में हुआ था, और NFHS 5 अभी रिसेंटली हुआ है।
और इन दोनों सर्वेस के अगर आप आंकड़े देखेंगे तो पूरे इंडिया नेशनल लेवल पे अराउंड 40% का राइज हुआ है इम्यूनाइजेशन कवरेज में, और प्रदेश में अराउंड 23% पॉइंट्स का राइज हुआ है इम्यूनाइजेशन कवरेज में। तो ये बेसिकली प्रूव करता है कि मिशन इंद्रधनुष और उसके करस्पॉन्डिंग जितने भी राउंड्स हुए हैं वो कहीं ना कहीं पे इफेक्टिव रहे हैं फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज के आंकड़े को बढ़ाने के लिए। सर देखा जाए तो प्रदेश के कुछ ज़िले ऐसे भी हैं जो वहाँ पर आवागमन की असुविधा है, तो ऐसे ज़िलों में कैसे टीम पहुँचेगी और किस तरह से टीकाकरण किया जाएगा, इसके लिए क्या कुछ तैयारियाँ की गई हैं? अभी फ़िलहाल जितने भी 10 ज़िले जो हुए हैं उनको एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच से और कैटेगरिकली हम लोग डिफ़ाइन कर रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट ने इनके सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स को ट्रेन किया है ताकि वो उनकी ड्यू लिस्ट प्रिपेयर करें कि कहाँ कहाँ जो अपने लाभार्थी हैं वो छूटे हैं, और इसके लिए फ्लेक्सिबल सेशंस ऑर्गेनाइज होने वाले हैं। फ्लेक्सिबल सेशन का मतलब है कि दिन में किसी भी टाइम पे ये सेशंस ऑर्गेनाइज किए जा सकते हैं। इसकी फ्लेक्सिबिलिटी ग्राउंड लेवल पे दी है, और फ्रंटलाइन वर्कर्स को ये कहा गया है कि आप आपके जितने भी लाभार्थी हैं उनके संदर्भ में उनसे काउंसलिंग करें, उनसे बात करें और उस हिसाब से इम्यूनाइजेशन सेशन प्लान करें। तो कम्युनिटी के सहभाग से निकटतम स्थान पर जाके ये टीम्स जो हैं वो इम्यूनाइज करेंगी, और इसमें मोबाइल टीम्स का भी कॉन्सेप्ट लाया गया है जिसके द्वारा जो होते हैं टीम्स जो होती हैं एक सेशन साइट पे ना बैठे कर अलग अलग सेशन साइट्स पे जाके वैक्सीनेट कर पाएँ। बिल्कुल सर जो गर्भवती माताएं हैं, जिनके शिशु हैं, जिनको टीका लगना है या उन महिलाओं को टीका लगना है, तो उनको क्या कहना आप चाहेंगे कि वो उनके लिए कितना ज़रूरी है? टीकाकरण पूरा ऑल टू प्रोग्राम ही ज़रूरी है, और जैसे मैंने इनिशियल कहा कि बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए टीकाकरण करवाना बहुत ही ज़रूरी है ताकि वो बीमारियों से बच सकें। इसके अलावा एक MCP कार्ड एक होता है, मदर चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड। तो जब भी आप टीकाकरण कराने के लिए आपके निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में या फिर आशा या फिर आंगनवाड़ी दीदी के पास जा रहे हैं तो एक कार्ड अपना ज़रूर लेके जाएं ताकि आपके टीकाकरण सर्विसेज जो आपको प्रोवाइड हुई हैं उसका नामांकन और उसकी नोंद हो सकें, और आपका टीकाकरण कार्ड के हिसाब से आपका काउंसलिंग भी हो सके। इसके अलावा जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स फॉलो करने हैं ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप जब भी सत्र स्थल पे जा रहे हैं तो आशा और ANM दीदी के साथ में पहले ही बात कर लें कि आप किस टाइमिंग के ऊपर सत्र स्थल पे जाके अपना टीकाकरण कराएंगे, ताकि उस एरिया में भीड़ भाड़ ना हो, और आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के अनुसार, कि इसका मतलब है कि जब भी आप टीकाकरण केंद्र में जा रहे हो तो बराबर से मास्क पहनकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर कर अपना टीकाकरण बराबर से कराएं। बिल्कुल, तो डॉक्टर बागल ने बहुत अच्छी बात बताई है श्रोताओं आपको कि जब भी आप टीकाकरण कराने के लिए जाएं, मिशन इंद्रधनुष 4.0 शुरू होने वाला है। अगर आप इसमें जा रहे हैं तो कोविड एप्रोप्रिएट जो बिहेवियर है उसको आपको फॉलो करना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए, बार बार हाथ धोने चाहिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना चाहिए और 2 गज की दूरी बनानी चाहिए। डॉक्टर बागल, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि मिशन इंद्रधनुष जैसे अभियान हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं और क्यों ज़रूरी हैं? जी, मिशन इंद्रधनुष प्रोग्राम जो इनिशियली लॉन्च हुआ था 2014 में, उसके कुछ 2 ऑब्जेक्टिव से, पहला ऑब्जेक्टिव तो मैंने आपको बता दिया कि जितने भी आपके अटीकाकृत बच्चे हैं जो 2 साल से उम्र से कम हैं और जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं, इनका बराबर से वैक्सीनेशन हो। दूसरा एक इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि नियमित टीकाकरण सारणी के अनुसार जो आपका प्रोग्राम रन हो रहा है नियमित टीकाकरण का, वो उसको स्ट्रेंथन करें। तो जिस प्रकार से आंकड़े हमारे सर्वे से आ रहे हैं जिसमें सूचकांक बढ़े हैं, इम्यूनाइजेशन के ऊपर इसका इफेक्ट हुआ है, उसी के अनुसार जो हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग होनी चाहिए थी वो भी हो रही है, और लोगों का जो मोटिवेशन हो के उनको स्वयं को जो आगे आना था, अपने बच्चों के बारे में, टीकाकरण के बारे में इन्फॉर्मेशन होनी थी, वो किसी ना किसी रूप से उनके पास पहुंच रहा है। तो इसीलिए मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम जो है, अगर देखा जाए, एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, और अगर इसको बराबर से सुचारू रूप से अगर पब्लिक पार्टिसिपेशन के साथ में और कम्युनिटी इंगेजमेंट के साथ में किया जाए तो हम सभी बच्चों तक पहुंच सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब एक सवाल ये भी है कि जिस तरह से आपने बताया कि बच्चों के लिए टीकाकरण बहुत ज़रूरी होता है, तो ग्रामीण इलाकों की अगर बात करें तो वहाँ पर इतनी अवेयरनेस नहीं रहती है। तो जैसे कि आपने बताया उनको मोबिलाइज करने के लिए काउंसलिंग सेशंस दिए जाते हैं, जो आंगनवाड़ी आशा कार्यकर्ता हैं तो जाती हैं, तो वो किस तरह से अवेयर करती हैं? अभी टीकाकरण कार्ड, अगर जैसे मैं बता रहा था कि एक टीकाकरण MCP कार्ड जो होता है, इसमें सभी इन्फॉर्मेशन होती है कि बच्चों को कब टीकाकरण के लिए मोबिलाइज करना है, उनके टीके कब हो रहे हैं। एक टीका अगर बच्चे का लगता है तो उसका दूसरा टीका कब होने वाला है, इसकी इन्फॉर्मेशन भी आशा और आंगनवाड़ी दीदी उनको देती है। और इसके अलावा जो भी बौद्धिक और शारीरिक विकास के निगड़ित जो भी इंडिकेटर्स हैं, जो आपके ECD माइलस्टोन्स हैं, उसके बारे में भी काउंसलिंग करती है। तो सिर्फ टीकाकरण
तक ही ये सीमित नहीं रहता है, लेकिन उसके बाकी की सर्विसेज जो होती हैं उसको भी किया जाता है। जैसे अगर कोई बच्चा बीमार है तो उसका स्क्रीनिंग करके उसे बराबर से उसके ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर उसमें बौद्धिक विकास या मानसिक विकास के दरमियान जो माइलस्टोन्स रीच होने थे वो नहीं हो रहे हैं तो उसके लिए उसको रेफ़र भी किया जाता है। तो इस तरीके से जो आपके फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड हैं, एफिशिएंटली इनके पास इंफॉर्मेशन है और इनके पास सुविधाएं भी हैं ताकि कि आप बराबर से इनका काउंसिल करा पाएँ। सिर्फ ये एक है कि लोगों को उनके ऊपर विश्वास करके उनकी बात माननी चाहिए। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर बागल ने कि श्रोताओं, जब भी टीकाकरण की टीम आपके यहाँ आती है तो आपको उन पर विश्वास करना चाहिए, टीके ज़रूर लगवाने चाहिए ताकि आप भी सुरक्षित रहें और आपका जो शिशु है वो भी सुरक्षित रहे। डॉक्टर साहब, ये कब से शुरू हो रहा है प्रदेश में देखा जाए तो? प्रदेश में अभी 7 मार्च से ये पहला राउंड चालू होगा। दूसरा राउंड जैसे आपने कहा 4 अप्रैल से होगा और तीसरा राउंड जो होगा 7 मई से होगा। और जैसे मैंने इनिशियली भी कहा था ये 7 दिन तक लगातार चलेगा। इसमें रविवार भी होगा और आपके लोकल हॉलीडेज़ भी होंगे तो भी ये कंटिन्यूसली 7 दिन चलने वाला है। और ये 10 ज़िले जो हैं अपने उसको स्पेसिफिकली टारगेट किया जाएगा। जो एरियाज़ पर्टिकुलरली आइडेंटिफाई होंगे जहाँ पे कहीं ना कहीं पे इश्यूज़ हैं या फिर जहाँ पे बच्चे के टीकाकरण जो अटीकाकृत है उनके प्रमाण बड़ा है, उन ज़िलों और उन गाँवों को इसको स्पेसिफिकली लिया जाएगा। तो श्रोताओं, प्रदेश के जो 10 जिले डॉक्टर साहब ने बताए हैं वहां पर मिशन इंद्रधनुष 4.0 अभियान शुरू होने जा रहा है। पहला चरण 7 मार्च से शुरू होगा। भले ही कोई छुट्टी का दिन हो लेकिन टीकाकरण लगातार जारी रहेगा। तो आप सब भी टीकाकरण केंद्र पर पहुंचें, अपने शिशुओं को और गर्भवती महिलाएं स्वयं को टीके जरूर लगवाएं। अगर आप टीका लगवाती हैं तो आप भी सुरक्षित रहेंगी और आपका बच्चा भी सुरक्षित रहेगा। साथ ही साथ आपके समय और आपके धन की भी बचत होगी। डॉक्टर बागल, जो गर्भवती महिलाएं और छोटी शिशुओं की माताएं जो हमारा कार्यक्रम में सुन रही हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, सबसे पहली चीज़ जो है कि जब भी आपका टाइमली टीकाकरण जब या भी बच्चों का आएगा उस एज अप्रोप्रिएट वैक्सीनेशन उनका करना ज़रूरी है। जो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल हैं ये एज अप्रोप्रिएट वैक्सीनेशन के द्वारा डिसाइड हुए हैं कि कौन कौन सी बीमारियों के चांसेस कौन से एज ग्रुप में ज़्यादा होते हैं और उस पीरियड से पहले ही आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए वैक्सीन्स टाइमली शेड्यूल किए गए हैं। तो अगर आप टाइमली वैक्सीनेशन करवाओगे तो उसका इफ़ेक्ट बहुत ही ज़्यादा होगा और बच्चे जो हैं ये 11 जानलेवा बीमारियों से पूरी तरह से सुरक्षित होंगे। बिल्कुल सर, जैसा कि आपने बताया कि टाइमली वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी होता है। मान लीजिए किसी कारणवश जो पेरेंट्स नहीं पहुंच पाते हैं टीकाकरण केंद्रों पर, अगर लेट हो जाते हैं तो फिर वो लोग क्या करें? तो अगर छूट जाता है तो रूटीनली ऐसा होता है कि जब भी दूसरा सत्र उस गांव में और नज़दीकी जो उसका एरिया है वहाँ पे शेड्यूल्ड है तो उसको उस क्षेत्र या फिर उस सेशन पे बुलाया जाता है। ये इसलिए जब भी आपका कोई टीकाकरण छूट गया है तो आपके निकटतम आशा या एएनएम दीदी से बात करने में भलाई है ताकि वो आपको अगला जो टाइम होगा जो जब भी सत्र लगेगा या फिर नज़दीकी गाँव होगा जहाँ पे सत्र लगने वाला है उसके बारे में जानकारी देंगे। जी ज़रूर। तो अगर आपके बच्चों का टीकाकरण नहीं हो पाया और आपका स्वयं का भी जो गर्भवती महिलाएं हैं उनका टीकाकरण नहीं हो पाया है तो आशा कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के आप संपर्क में रहें, उनसे जानकारी हासिल करते रहें ताकि जैसे ही ये चरण प्रदेश में शुरू हो 7 मार्च से आप तत्काल अपने को टीकाकरण कराएं और अपने बच्चों को भी टीका लगवा सकें। डॉक्टर बागल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, हमारे श्रोताओं को जागरूक करने के लिए। थैंक यू। श्रोताओं, आंकड़े बताते हैं कि जिन बच्चों का टीकाकरण नहीं हुआ है उनके जीवन का जोखिम दोगुना तक हुआ है। यदि शिशु का टीकाकरण किया जाए तो बड़ी संख्या में शिशु मृत्यु को रोका जा सकता है। मध्य प्रदेश में तो हमने इस तथ्य को साकार होते हुए भी देखा है। बीते 2 दशकों में मध्य प्रदेश ने स्वास्थ्य सूचकांकों, खास करके शिशु स्वास्थ्य से संबंधित सूचकांकों में प्रभावी सुधार हुआ है। एक समय हजारों बच्चों की जान लेने वाली बीमारियों पोलियो और स्मॉल पॉक्स का उन्मूलन किया जा चुका है। सुरक्षित और प्रभावी टीकों के कारण अन्य बीमारियां भी उन्मूलन के कगार पर हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की नवंबर 2021 में जारी ताजा रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि मध्य प्रदेश में जारी प्रयासों के बाद लिंगानुपात में भी सुधार हुआ है। यह 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या बढ़कर अब 970 हो गई है, जबकि 2015-16 में महिलाओं की संख्या 948 थी। इसकी वजह यह है कि पिछले 5 सालों में लड़कियों के पैदा होने की संख्या भी बढ़ी है।
तो मिशन इंद्रधनुष 4.0 में टीकाकरण करने के लिए मोबाइल टीम पहुंचने वाली है और उन गर्भवती महिलाओं और बच्चों का जीवन सुरक्षित किया जाने वाला है जो टीकाकरण न होने के कारण खतरे में है। इसी के साथ कार्यक्रम सुर्खियों में फिलहाल इतना ही। अगले सप्ताह फिर होगी आपसे मुलाकात इसी दिन इसी समय पर। तब तक के लिए नमस्कार। सुर्खियों में